Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, we are covering the class 11 second unit, the structure of atom, and this is the third lecture of this series. Students, we upload videos regularly to our channel, so please visit our channel and watch videos for the concept clarity and having depth knowledge on these units. Students, in today's session we will discuss about the Bohr's model. पिछले लेक्चर में हम डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में जाने थे. अभी हम कवर करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, इस चैनल से, इस यूनिट से जुड़े हुए कोई भी न्यूमेरिकल्स जो हम अलग से हमारी इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, सो पहले आप उस न्यूमेरिकल्स को देखते रहो एंड थ्योरीज को भी साइड बाय साइड करते रहो, ताकि थ्योरीज के बाद न्यूमेरिकल्स आपकी जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा एनहांस कर सके. ठीक है, सो पहले आप थ्योरीज देखो एंड उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हमने हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, सो उसको करते रहो. एंड वो एक फॉर्मेट है, हम एक एक क्वेश्चन की, एक एक टाइप्स के, जितने टाइप्स के क्वेश्चन है, एक फॉर्मेट को हम सॉल्व करें हमारे इस चैनल के ऊपर न्यूमेरिकल्स के साथ. ठीक है, सो उससे रिलेटेड और भी जो न्यूमेरिकल्स है आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो एंड अनदर जो क्वेश्चंस बैंक्स है ना, आप उससे भी कर सकते हो. ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहो न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर से ना बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आती है इन एग्जाम्स. ठीक है, सो थ्योरीज एंड न्यूमेरिकल्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, सो चलो आज के सेशंस को हम शुरू करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑन प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में हमने थॉमसन्स मॉडल्स के बारे में जाना था, जहाँ पर जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जो बेसिकली है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे हम वाटर मेलन मॉडल भी बोल सकते हैं. एक्चुअली यहाँ पर क्या था ना कि जो बीज है यानी कि जो सीड्स है ये पल्प के ऊपर एम्बेडेड है. ठीक है, इस तरीके से ही जो प्रोटॉन्स है ना, वो रेड टाइप का जो पल्प है वाटरमेलन की, वही बेसिकली प्रोटॉन्स है एंड उसके अंदर जो सीड्स एम्बेडेड है वही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस पुडिंग में जो मिल्क है ना, ये एक्चुअली प्रोटॉन्स है एंड जो ब्लैक ब्लैक टाइप की जो भी हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख पा रहे हो आप, यही एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, इसे क्रिसमस पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है. ठीक है, सो जे थॉमसन्स की कुछ लिमिटेशंस था. बेसिकली क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वर अरेंज्ड. एक्चुअली इस मॉडल्स के तहत ना हमें क्या पता चलता है कि जो भी एटम्स है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. क्यों? क्योंकि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है ना, ये बैलेंस्ड हो चुके हैं. पर किस तरीके से डिजाइन हुई है ना, वो अरेंजमेंट, इसकी जो प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, उसको ये एक्सप्लेन करने में फेलियर है. ठीक है, देन ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स. एक्चुअली एटम की जो स्टेबिलिटी है, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, दो ऑपोजिट टाइप के चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एटम है. ठीक है, इसको ये एक्सप्लेन करने में फेल्ड है. ठीक है, उसके इस लिमिटेशंस को देखते हुए सर रदरफोर्ड ने अनदर एक एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया है, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट्स विद अल्फा पार्टिकल से डेवलप हुई है. ठीक है, ऑब्जर्व द मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द सम. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक गोल्ड फॉयल है मिडिल में एंड अल्फा पार्टिकल बीम की जो सोर्स है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स बीम अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है एंड देख सकते हो कि 99% जो बीम्स हैं वो डायरेक्टली पास हो रही है, कुछ डेविएटेड हो रही है एंड 1%, लेस देन 1% जो वापस आ रही है. ठीक है, सो इससे क्या कंक्लूड हुई है, कंक्लूडेड दैट द एटम्स हैव स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. कुछ तो मिडिल में है जो इसको अल्फा पार्टिकल से भी भारी है एंड इसको जो इसके जो वे है इसको डेविएट कर रहा है एंड जो डायरेक्टली टकरा रहा है इससे उसे
उसे मजबूर कर रहे हैं कि वापस जहां से आए 180 डिग्री मूवमेंट कर दे रहा है, ठीक है। सो देख सकते हो कि कंक्लूडेड दैट एटम्स हैव अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, क्यों पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है वो भी तो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज होती सो हम इसके जो ऑपोजिट साइड है वहां पर तो कोई भी जो लुमिनेटिंग हम यहाँ पर लगाए थे ना, जहां पर ये अल्फा पार्टिकल्स हिट कर रहा, वहां पर कुछ पिंक पिंक कलर की कुछ लुमिनेसेंस क्रिएट हो रही थी। अगर नेगेटिवली चार्ज होती तो वहां पर तो कुछ भी हमें बीम्स नहीं मिलती, ठीक है। पर यहाँ पर वो डेविएट कर जा रहा है एंड जिस वे से आया है उसी वे से ही इसको फिर से वापस सेंड कर रहा है, यानी कि सेम टाइप की चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। इसने और एक पोस्टुलेट दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है। इसे हम रदरफोर्ड की जो मॉडल है इसे हम प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पर जैसे मूव कर रहे हैं सन के अराउंड प्लैनेट्स, वैसे ही इसमें कुछ लिमिटेशंस है जो रदरफोर्ड मॉडल में कुछ लिमिटेशंस, जैसे एक्चुअली फेल टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, इसमें तो मूव करते करते ना एक्चुअली क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज दोनों ऑपोजिट टाइप के चार्ज है एंड बहुत अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम ऑकर्स, राइट। सो ये मूव तो कर रहा है, ठीक है, मूव करते करते जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसमें तो टकरा सकता है ना। सो कैसे ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, एक एटम की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन कर सकता है, ये इस लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड, यानी कि रदरफोर्ड की मॉडल में इसको डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। एंड ऑल्सो it couldn't explain why negatively charged electrons do not fall into the positively charged nucleus। क्यों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर जैसे ये सर्कुलर मोशन पर घूम रहा है ना, वो क्यों इसके अंदर नहीं गिर रहा है। एंड ऑल्सो कुड नॉट डिस्क्राइब एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन्स ऑफ इमिटेड लाइट। अभी ये डिस्क्रीट लाइट क्यों होती है, अभी हम जानेंगे कि डिस्क्रीट लाइट क्या है, कंटिन्यूअस लाइट क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कि मान लो कि कोई भी हम व्हाइट एक सोर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना वो एक साथ मिले। अगर इसमें कुछ गैपिंग हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट लाइन्स। अगर 1 by 1 करके लाइक कुछ वेवलेंथ, मान लो कि 1 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, देन 2, मतलब एक के बाद एक, कोई भी गैपिंग नहीं है। इसके मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होना। पर यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल में ना क्यों एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्क्रीट है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सो इस लिमिटेशंस को देखते हुए सर नील्स बोर ने एक अनदर एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया, जिसे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लिमिटेशंस है। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस लिमिटेशंस, कैसे बोर्स मॉडल रदरफोर्ड की जो मॉडल है इसकी लिमिटेशंस है, किस तरीके से इसको करेक्ट करा है, ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। पहले जो बोर्स मॉडल है इसको प्रपोज किए थे सर नील्स बोर ने इन 1913 में, ठीक है। प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जिसे हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन ऑर्बिट्स, ठीक है। इस जो सारे के सारे जो पोस्टुलेट्स बोर्स मॉडल में हमें दिया गया है, एक एक करके हम 1 by 1 करके सारे के सारे पोस्टुलेट्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल, ओके। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो भी पोस्टुलेट्स सर नील्स बोर ने हमें दिया है, सो उसे हम 1 by 1 करके देख लेंगे। फर्स्ट है एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस
ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन revolves only in fixed circular orbits. Energy and fixed velocity। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव्स करता है ना अराउंड द न्यूक्लियस, किस तरीके से मूव करता है, बेसिकली एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में। यानी कि ये अगर न्यूक्लियस हो सो इसके अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एक पर्टिकुलर एक सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ये एक एनर्जी लेवल है एंड ये एक अलग एनर्जी लेवल है, एक अलग एनर्जी लेवल है। सो एक पर्टिकुलर कोई भी एक एनर्जी लेवल की जो ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट फिक्स वेलोसिटी में। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई हो एंड किसी दूसरे पोर्शन पर स्लो हो गई हो। ऐसा नहीं है कि टोटल जो वो मूव कर रहे हैं ना पर्टिकुलर एक फिक्स वेलोसिटी में मूव कर रहा है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो ना वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इक्वली होगी। ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? थर्ड पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? ठीक है, पहले पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन कंडीशन देखो, इलेक्ट्रॉन्स revolves only in those circular orbits, okay, orbits for which the angular momentum is integral multiple of h by 2 पाई। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी कि किस तरीके के ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है जिसके एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई की हो। यानी जो L है, L को हम एंगुलर मोमेंटम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो यही एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू h by 2 पाई। ठीक है, सो n इक्वल टू क्या है? इंटीजर वैल्यू है एंड n इक्वल टू सेल नंबर है। मतलब क्या है? मतलब n इक्वल टू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, पर ये जो n है ना इसका वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी है। मतलब 1.6 होगी, ये 2.7 होगी, इस तरीके से नहीं होना है कि इंटीजर वैल्यू नहीं होना है। ठीक है, सो अगर h by 2 पाई n इक्वल टू 1 हो, ठीक है, सो ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल n इक्वल टू अगर 2 हो, थर्ड सेल n इक्वल टू अगर 3 हो, सो इन बिटवीन जो n h by 2 पाई के हिसाब से ये सेल नंबर होती रहती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो कैपिटल M है। ठीक है, सो देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड ये एक इलेक्ट्रॉन है। सो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस अगर r हो एंड ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, ठीक है,
एंड इसका जो वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की वो भी हो। देन इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगी आर क्रॉस पी वेक्टर है। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ना साइन थीटा की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या है एक्चुअली, मास इनटू वेलोसिटी। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सो वेलोसिटी की होती है। सो देखो आर एम दी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। सो यहाँ पर आ जाएगी साइन थीटा, यानी कि इसके जो एंगल है ये साइन थीटा में। सो एम वी आर साइन 90 डिग्री। देखो ये जो आर है ना रेडियस, इसके साथ जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री एंगल में है। सो साइन 90 इज इक्वल टू क्या है 1 है। सो एम बी आर, सो एल इक्वल टू एम बी आर है। अगर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं जो L इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई थी उसमें, सो उसका जो वैल्यू आती है वो है एम बी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, राइट। सो ये क्या है, यही है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन यही है वो फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर 4 पोस्टुलेट, while revolving the electrostatic force between E and nucleus, electron and nucleus provides centripetal force। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स एक्चुअली क्या है, देखो ये है न्यूक्लियस एंड ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करिए अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट है एंड जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव के इन बिटवीन क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकर है, हाँ। सो क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में अटक जाए, तुरंत पास आ जाए, अट्रैक्ट कर ले, राइट। पर ये क्यों नहीं हो पाती है, बेसिकली देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस को मूव कर रहा है, यानी कि इसके वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ना ये इसको देखो, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है, जिस वजह से इसका जो वेलोसिटी है ना ये इसको अंदर की तरफ खींचने नहीं देता है, यानी कि इसको बैलेंस करके रखा है। सो यही जो है ना ये सेंट्रीपेटल फोर्स एंड अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये दोनों इक्वल है। सो देखो बेसिकली ये Q1 एंड Q2 अगर हो एंड बिटवीन अगर R डिस्टेंस हो, सो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, यह सेंट्रीपेटल फोर्स। सो क्या है, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी नहीं चला जाता है अंदर भी नहीं आ जाती है, सो बैलेंस्ड है। सो Fc इक्वल टू Fe, राइट। सो अगर इसमें हम इसके वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो Fc में क्या था, Fc में अभी देखो Q1 एंड Q2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है, ठीक है।
न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, जितने संख्यक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन है, बट न्यूक्लियस में तो जितना इलेक्ट्रॉन्स टोटल एटम में प्रेजेंट है, एटॉमिक नंबर, जितना नंबर एटॉमिक नंबर होता है उतना ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में वो जेड से डिनोट किया गया, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो ई है। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई जेड ई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो यही है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्मूला। एंड इसको अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या आ जाएगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई जेड ई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। सो आर कट हो गई है। सो यहाँ पर है जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो ये है इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी पोस्टुलेट 5 में क्या बोलता है, देखो पोस्टुलेट नंबर 4 हमने देखे एंड अभी देखेंगे हम पोस्टुलेट 5। सो इसमें है while revolving in a particular orbit and electrons neither gains energy or lose energy. Neither gains energy nor loses energy, ठीक है। So energy of an orbit or cell is fixed. So cells stationary energy levels (3 = 4 = 5), ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं KLMNO, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करती है ना अराउंड द न्यूक्लियस, सो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में कभी भी एनर्जीज को गेन नहीं करता है एंड कभी भी लॉस भी एनर्जी नहीं करती। क्यों? सेल्स की जो एनर्जी है ना वो फिक्स्ड है, मतलब n = अगर 1 हो सो इसमें जो एनर्जीज है ना इस सेल की वो फिक्स्ड है। वैसे ही n = 4 इस ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स है। सो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा तो उसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन्स अपना गेन एनर्जी नहीं करता है एंड लूज भी नहीं करता एनर्जीज। अगर वो एक से एक एंड दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर होती है देन चेंज इन एनर्जीज ऑकर होती है, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट में हम देखेंगे, ठीक है। सो इन पर्टिकुलर अगर कोई फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है सो उसमें कोई भी एनर्जीज की चेंजेस नहीं होती है। ये है 5th नंबर जो ऑर्बिट पोस्टुलेट्स है ना फॉर बोर्ड्स। सो ये है 5th नंबर पोस्टुलेट, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जीज, इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, देन जो 6th नंबर पोस्टुलेट है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो इसी से ही आती है जितने भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बोर्ड्स पोस्टुलेट। सो ये बहुत ही एक न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट पोर्शन है। IIT, नीट, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना यही से क्वेश्चन ज़्यादा किया जाता है। सो देखो कि क्या है
फर्स्टली हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, रेडियस टर्म। सो रेडियस क्या है कि एन एच बाई 2 पाई इक्वल टू एम वी आर। देखो यहाँ पर देखो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, जो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इसी को हमने यहाँ पर नंबर 1 से डिनोट किया। एंड सेकेंड तब 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जो बेसिकली क्या है ये टर्म, राइट। सो इसी को हम यहाँ पर पुट किए। अभी अगर हम इस 1 नंबर इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, ठीक है, स्क्वायरिंग, तो क्या टर्म आ जाएगी? देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगी ना। सो इसको स्क्वायर करने के बाद अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दे, सो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है कि हमने ना यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करा है। सो देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या कट हो जा रही है, 4 पाई पाई एम वी स्क्वायर एंड फाइनली टर्म एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम इंटू इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बाई जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 1/r। ये आर स्क्वायर कट हो गई है। अभी देखो ये जो टर्म है ना, ये फाइनल टर्म है, जैसे r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। सो आर एन इक्वल टू एच स्क्वायर बाई इप्सिलॉन 0 एन एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड। देखो ये जो टर्म है ना, एच इक्वल टू प्लैंक कंस्टेंट इप्सिलॉन की एक पर्टिकुलर वैल्यूज है जो परमेबिलिटी है, एंड यहाँ पर देखो एन 1 2 3 इसका कुछ वैल्यूज है जो इंटीजर में है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी फिक्स्ड है, एंड जो ई चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ये भी फिक्स्ड है। सो ये जो टोटल टर्म है ना, ये टर्म एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट की जो वैल्यू है बेसिकली आर एन इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। सो ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। nth ऑर्बिट के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उससे न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस है, वो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, आर इक्वल टू एम स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, सो ये तो नॉर्मली एक फॉर्मूला है, बट ये जो फॉर्मूला है शॉर्टकट के लिए, ठीक है। सो अभी हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी टर्म को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, जो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है उसी को हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अभी देखो क्या करना है कि जो r की जो वैल्यू अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया ना, उसी को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो देखो एन बी r की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। फिर पाई पाई कट गया,
NH, राइट। सो अभी देखो यहाँ पर 2 बचा एक, सो V फॉर nth ऑर्बिट, V फॉर nth ऑर्बिट क्या आ जाएगी यहाँ पर, Z E स्क्वायर Y 2H इप्सिलॉन 0 N, राइट। एंड हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Vn इक्वल टू E स्क्वायर बाय 2H इप्सिलॉन 0 इंटू Z बाई N, राइट। सो देखो यहाँ पर ना बेसिकली E, ये जो टोटल टर्म है ना, ये कंस्टेंट टर्म है। सो इसका जो वैल्यू है Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10 to the power 6 Z बाई N मीटर पर सेकेंड है। सो इस टर्म से हम कोई भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो है मेन फॉर्मूला, एंड शॉर्टकट के लिए जो टर्म हम इस 2.18 इंटू 10 to the power 6 Z बाई N हम इस टर्म को डिफाइन किया ना, ये कोई भी न्यूमेरिकल्स को शॉर्टली करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अभी थर्ड जो पॉइंट है हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एनर्जी। अभी एनर्जी 2 टाइप्स के होते हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो, एक काइनेटिक एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन में हो, ठीक है, उसको जो एनर्जी प्रोवाइडेड है, ठीक है, सो वही काइनेटिक एनर्जी। सो के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। सो देखो यहाँ पर हाफ एम एंड वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट किया उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो जेड ई स्क्वायर बाई 2H इप्सिलॉन 0 N, एंड इसका क्या है, स्क्वायर है, सो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। सो देखो अभी काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हाफ एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4H स्क्वायर इप्सिलॉन 0 स्क्वायर एंड N स्क्वायर है। सो के ई इक्वल टू 1/8 m जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई H स्क्वायर E0 इप्सिलॉन 0 H स्क्वायर इप्सिलॉन 0 N स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो के ई इक्वल टू जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स्ड है, e टू द पावर 4 ये टर्म फिक्स्ड है, 8 स्क्वायर H प्लैंक कांस्टेंट है, इप्सिलॉन 0 स्क्वायर परमेबिलिटी है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर। सो ये टोटल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, जिसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय N स्क्वायर EV, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर दिया गया है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला है ना बेसिकली वो तो यही है, ठीक है, पर एग्जाम में न्यूमेरिकल शॉर्टली करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से डिनोट कर चुके हैं। अभी हम डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम PE से शॉर्टकट में लिखेंगे भी, ठीक है। तो PE एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी Q1 एंड Q2 दो चार्ज पार्टिकल है एंड इन बिटवीन इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या था, r स्क्वायर था, बट पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइडेड बाई r ही होती है, ठीक है। सो देखो इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इक्वल टू चार्ज के साथ हमें यहाँ पर लिखना है जो जिस चार्ज में है। लाइक देखो पोटेंशियल एनर्जी, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। सो Q1 अगर नेगेटिवली चार्ज हो सो -E, एंड प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में वो ZE है
डिवाइडेड बाय आर। सो सारे के सारे टर्म्स जो अभी आएंगे ना वो नेगेटिव में आएगी। सो -1/4πε0 ZE² by n² h² by ε0 into pi m ZE²। ठीक है, अभी ये जो टर्म पाई पाई है ये कट जाएगा एंड फाइनली mz² e⁴ डिवाइडेड बाय 4ε0 h² n²। ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है यहाँ पर देखो 8 के एक वैल्यूज है। ठीक है, सो यहाँ पर 4 है। सो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सो 2 से मल्टीप्लाई तो हम ये भी नहीं कर सकते, ऊपर एंड नीचे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ जाती है वो है, देखो यहाँ पर जो टर्म काइनेटिक एनर्जी में m e⁴ 8h² ε0², इसका वैल्यू क्या था 13.6। सो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो टर्म इंडिविजुअली आ जाती है तो उसका भी वैल्यूज 13.6 आ ही जाएगी। लाइक देखो 13.6 into 2 राइट 2 z² by n², ये भी माइनस में आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिवली में है। सो ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। अभी टोटल एनर्जी जो T है, टोटल एनर्जी किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। सो KE प्लस PE। अभी KE क्या आए थे इस एग्जाम्पल में, इस टर्म पर देखो KE एक्चुअल में 13.6 into z² by n² है एंड वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी जो माइनस पे है 2 into 13.6 into z² by n² है, राइट। सो देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 into z² by n² EV है। Clear? So total energy of electron in n cell of height. So total energy of electron in nth cell of hydrogen atom TE is equal to -13.6 into z² by n² EV है। सो ये क्या है -13.6 into 1/n² EV। ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम फॉर n इक्वल टू 1 पुट करें, सो देखो यहाँ पर जो n² है ना यहाँ पर 1 आ जाएगी एंड जो हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो टोटल एनर्जी है वो -13.6 है। ठीक है, सो n इक्वल टू 1 जो TE है -13.6 EV, n इक्वल टू 2 अगर हो सो TE इक्वल टू -13.6 इंटू 1/4 क्योंकि n² में सो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका वैल्यू है -3.4 EV। n इक्वल टू 3 हो सो टोटल एनर्जी फॉर दिस ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/9, इसका वैल्यू है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड अगर n इक्वल टू 4 हो तो इसके लिए जो टोटल एनर्जी है वो -13.6 इंटू 1/16, सो इसका वैल्यू है 0.85
EV। देखो धीरे धीरे जो वैल्यूज है ना वो इंक्रीज होती है, वैल्यूज इंक्रीजिंग है, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट हो, ये वन यानी कि सबसे न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिट है उसमें एनर्जी सबसे कम, मतलब अगर हम आयोनाइजेशन करना चाहे, सो आयोनाइजेशन मतलब क्या है? आयोनाइजेशन है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को उसके बैलेंस सेल से रिमूव करने के लिए बाहर से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें पुट करना हो उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि आयन में कोई भी एटम को अगर आयन में कन्वर्ट करना हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हो पर्टिकुलर ऑर्बिट से, सो जो उसकी एनर्जीज है सो उसको हमें बाहर से प्रोवाइड करना होगी। सो देखो यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका एनर्जी क्या है? -13.6, देन लास्ट -3.4 एंड देन फर्स्ट वाले में क्या है? -13.6, सेकेंड में -3.4 एंड -1.51। देखो धीरे धीरे जो एनर्जी है ना इंक्रीजिंग में, ठीक है, मतलब देखो -13.6 इसमें अगर यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा ना तो 13.6 जो चार्ज है, मतलब जो एनर्जीज है हमें बाहर से यहाँ पर पुट करना होगी। सो देन हम यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो टोटल एनर्जी अगर हम n = इंफिनिटी पुट करें, सो इसका जो टोटल एनर्जी होगी फॉर दिस न्यूक्लियस सो हो जाएगी 0, ठीक है। सिक्स्थ पोस्टुलेट को अभी हम देख लेते हैं। सो सिक्स्थ पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सेप्ट or can lose energy। ये पॉसिबल है कब? टू कंडीशन है यहाँ पर। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स एनर्जी देन इट jumps to the higher energy, to the higher energy level, जिसे हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड सेकेंडली इफ एन इलेक्ट्रॉन loses energy then it gets down to the lower energy level, जिसे हम डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर हो, सो ये जो लैडर आप देख सकते हो इस इमेज में, सो ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ठीक है, n = 5। सो इस टाइप की एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, एक सीरी एक एनर्जी लेवल से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस n = 2 ऑर्बिट में डिसाइड है, मतलब इसमें है, सो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को कहीं पर से भी हीट के हिसाब से हो, फोटॉन्स की एनर्जी के हिसाब से हो, लाइट की एनर्जी के हिसाब से, किसी से भी ये एनर्जीज गेन अगर कर लेती है, सो क्या हो जाएगी कि एनर्जीज गेन करने की वजह से जितना अमाउंट गेन किया है, ठीक, ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी गेन कर लेगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों मतलब
किसी दोनों ऑर्बिट्स के बिटवीन जो एनर्जी गैप है, ठीक है, अगर उस टाइप की एनर्जी इसको मिल जाती है सो ये उसी को ही एक्सेप्ट करेगी, नाइदर कोई कम होगा या फिर कोई ज्यादा होगा, इस टाइप की वो एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। सो मान लो कि ये उस टाइप की एक एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो ये एनर्जी गेन करने के बाद, एक्साइटेड होने के बाद ये अपर लेवल की तरफ चले जाएगी। सो ये जंप करके मान लो कि n इक्वल टू 6 में आ गई है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिसाइड करने लगेगी अभी, ठीक है। अगर इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर अपना एनर्जी जो गेन किया था उसको अगर लूज किया है किसी भी वेव में, ठीक है, हीट से या फिर कोई भी लाइट के हिसाब से एमिट कर दिया वो, ठीक है। सो अपना एनर्जी को इसका एमिट करने के वजह से ये फिर से कूल डाउन हो जाएगी, एंड कूल डाउन होने की वजह से ये फिर से धीरे धीरे करके नीचे के ऑर्बिट में आ जाएगी। सो फिर से ये नीचे के ऑर्बिट में आने के बाद n इक्वल टू 2 में आ गई। ऐसा नहीं कि एनर्जी लूज करने के बाद n इक्वल टू 2 में ही आएगी, ऐसा नहीं है कि n इक्वल टू 6 से मतलब 6 ऑर्बिट से एनर्जी लूज करने के बाद कुछ अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट एनर्जी लूज नहीं किया है इसने, लिटिल बिट अमाउंट इसने लूज किया है, एंड देन इट गेट्स डाउन टू द n इक्वल टू 3, यानी कि थर्ड ऑर्बिट पर आ जाए, ऐसा भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जीज को गेन करते हैं सो ये जिस स्टेशनरी स्टेट में है उससे ये हायर स्टेट में पहुंच जाएगी, एंड अगर वहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स अपना एक्साइटेड स्टेट से एनर्जीज को लूज करके किसी भी और अनदर स्टेट पर आ जाती है, मतलब नीचे के स्टेट्स पर आ जाती है, सो ये एनर्जीज को लूज करती है, ठीक है। यह सिंपल सा एक फॉर्मेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग एनर्जी एंड लूजिंग एनर्जी में। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ, देख लो। एन इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूजेस only those energies which are equal to difference in two energy levels, two energy levels। जैसे E1 प्लस डेल E इक्वल टू E2, मतलब देखो जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में n इक्वल टू 1 जो हाइड्रोजन एटम के लिए है, यहाँ पर देखो फर्स्ट n इक्वल टू 1 में -13.6 eV है, एंड n इक्वल टू 2 में -3.4 eV है, एंड n इक्वल टू 3 में -1.5 eV है। सो अगर हम यहाँ पर 2.6 की कोई एनर्जीज इसमें दे देते हैं, सो देखो 2.6 की एनर्जीज गेन करने के बाद इसका जो एनर्जीज होगी ना वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल या फिर उसके बाद की एनर्जी लेवल किसी से भी ये ऐड करने के बाद ना इसके बराबर होने वाली है ना इसके बराबर होने वाली है, ये इन दोनों के इन बिटवीन कहीं पर भी ले कर सकती है। सो इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद वो कहाँ पर जाएगी, नेक्स्ट कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए, ये इससे तो जंप करने के लिए रेडी है, पर किसी नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए इसमें उतना एनर्जी नहीं है। सो ये किसी भी इन बिटवीन तो ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि जो एनर्जीज ऑफ एन ऑर्बिट है वो पर्टिकुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट है। सो इन इलेक्ट्रॉन्स उतना ही अमाउंट गेन करेगी जितना अमाउंट इसको किसी नेक्स्ट ऑर्बिट में या फिर फर्दर नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करने के लिए हेल्पफुल हो। यानी कि किसी भी दो जो ऑर्बिट है इसके जो एनर्जीज लेवल है, एनर्जी लेवल के इन बिटवीन जो वैल्यूज है उसके इक्वल टू अगर कोई एनर्जीज इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया जाए तो तभी ये इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा, नाइदर वो एनर्जीज इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो ये इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है कि एन इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूजेस ओनली दोज एनर्जीज व्हिच आर इक्वल टू द डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स। जैसे कि
E1 प्लस डेल ई, यानी कि मान लो कि n इक्वल टू 1 है एंड n इक्वल टू 2 है, इन दोनों के बिटवीन जो एनर्जी लेवल है वो डेल ई है। ठीक है, डेल ई अमाउंट एनर्जी हमने E1 में जब ये इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा था उसमें प्रोवाइड कर दिया। सो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने गेन करने के बाद ये एनर्जी लेवल सेकेंड एनर्जी लेवल में जो E2 है इसमें जंप कर गया। ठीक है, सो ये उस टाइप की एनर्जीज को गेन करती है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फर्न की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही है। होप you like this video. If you like this video then to subscribe this channel, like this video and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आल्सो योर फैमिली। बाय बाय।